हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके जीएस वाला 98 में। आज के इस वीडियो में देखेंगे प्राचीन भारत का उदय, जिसमें महाजनपद काल को देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी काल है। इसका समय मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक है। 600 BCE टू 325 BCE तक माना जाता है। महाजनपद काल का क्या है? 6ठी ईसा पूर्व से 4ठी ईसा पूर्व तक का समय है। इस काल को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन और बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है? द्वितीय नगरीकरण या बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है महाजनपद काल को, क्योंकि इस समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ था। यहाँ महाजनपद काल की पूरी जानकारी, विस्तृत विवरण और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अपने इस वीडियो में। जैसे कि महाजनपद काल की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर चर्चा करेंगे। जन से जनपद कैसे बना, तो चलिए देखते हैं। वैदिक काल में लोग कबीलों में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तो लोग ने एक जगह बसना शुरू किया, जिसे जनपद, जहाँ जन ने पैर रखा, बने। यानी कि पहले वैदिक काल में लोग कबीलों में रहते थे तो उसे जन कहा जाता था। जब एक जगह बसना शुरू कर दिया तो उसे जनपद, जहाँ जन पैर रखा, जहाँ जनपद का अर्थ होता है जहाँ जन ने पैर रखा। यानी कि जब एक जगह बसना शुरू कर दे तो उसे जनपद कहा जाने लगा, और जब कबीलों में रहते थे उसे जन कहा जाता था। फिर देखते हैं जनपद से महाजनपद कैसे हुआ। तो जनपद से महाजनपद कैसे हुआ, इसको देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत जनपदों ने अपने आसपास के छोटे क्षेत्रों को जीत लिया। इस प्रकार ये बड़े और शक्तिशाली राज्य में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। देखिए, जब छोटे कबीलों में रहते थे तो उसे जन कहा गया। जब वह एक जगह बसना शुरू कर दिए तो उसे जनपद कहा जाने लगा। और जब सब जनपद अपने आसपास छोटे क्षेत्र को जीत लिया करे और एक शक्तिशाली राज्य बना लिए तो उसे महाजनपद कहा गया। यानी कबीला को जन, जब इकट्ठा होकर बसना शुरू किए तो उसे जनपद, और जब ये राज्य में शक्तिशाली राज्य में बदल गए तो उसे महाजनपद कहा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 महाजनपद के स्रोत दिए गए हैं। सोर्स, प्राचीन साहित्य में मुख्य रूप से 2 धार्मिक ग्रंथों में 16 महाजनपद की सूची मिलती है। क्या 16 महाजनपद की सूची किसमें मिलती है? 2 मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथ है उसमें मिलती है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ है, पहला बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है, और महावस्तु में, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में। वहीं जैन ग्रंथ की बात करें तो इसमें भगवती सूत्र, इसमें जो है कुछ नाम अलग है लेकिन संख्या 16 ही दिया गया है। यानी 2 जो साहित्य मुख्य रूप से 2 धार्मिक ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपद की सूची मिलती है। उसमें एक है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा है जैन ग्रंथ। नेक्स्ट है महाजनपद काल की शासन व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम। इस काल में 2 प्रकार की राजनीति प्रणाली मौजूद थी। दोनों प्रणाली को देखते हैं। जैसे फर्स्ट है राजतंत्र। पहला है राजतंत्र यानी कि मोनार्की। इसमें 16 में से 14 महाजनपदों में राजा का शासन था। यानी कि 16 में से 14 महाजनपद में राजा का शासन था। राजा का पद वंशानुगत होता था और वह असीमित शक्तियों का स्वामी होता था। उदा, मगध, कोसल, वत्स और अवंती, ये सभी उदाहरण में जैसे कि देखेंगे, मगध है, कोसल है, वत्स है और अवंती है, ये सभी उदाहरण है राजतंत्र का। और वहीं दूसरे की बात करें तो गणतंत्र या गणसंघ था। क्या था? गणतंत्र या गणसंघ। रिपब्लिक्स था। वज्जी और मल जैसे राज्यों में शासन किसी एक राजा के हाथ में न होकर एक चुनी हुई सभा यानी असेंबली द्वारा होता था। इसके सदस्यों को राजा कहा जाता था। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य दुनिया का सबसे पहला संगठित गणतंत्र माना जाता है। पूछा जाता है कि सबसे पहला जो है गणराज्य कौन था, तो ये वैशाली का लिच्छवी था। क्या? वैशाली का लिच्छवी जो है पहला गणतंत्र था। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, तो इसमें है द्वितीय नगरीकरण। कृषि अधिशेष यानी कि सरप्लस फूड के कारण बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ, जैसे पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी और उज्जैनी। द्वितीय नगरीकरण में कौन कौन सा है? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी और उज्जैनी, ये सभी बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ था सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण।
लोहे का कृषि में उपयोग होने लगा। लोहे का कृषि में उपयोग, लोहे का फाल यानी कि लोहे का फाल वाले हरों का प्रयोग, घने जंगलों को साफ किया गया और धान की रोपाई तकनीक शुरू हुई, जिससे पैदावार कई गुना बढ़ गया। क्या हुआ? लोहे के फाल, प्लग शेयर वाले हलों के प्रयोग से घने जंगल को साफ किया गया। फिर धान की रोपाई हुई, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन होता है धान की रोपाई, तकनीकी शुरू हुई, जिससे पैदावार कई गुना बढ़ गया। सिक्कों की शुरुआत की बात करें इसमें, करेंसी, वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम का अंत हुआ। भारत के सबसे पुराने सिक्के जिन्हें आहत यानी कि पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था, इसी काल में चांदी और तांबे से बनाए गए। आहत सिक्के कब बनाए गए? तो महाजनपद काल में बनाए गए आहत। इसी काल में चांदी और तांबे के सिक्के भी बनाए गए। कर प्रणाली की बात करें यानी कि टैक्सेशन की बात करें, राजाओं ने नियमित सेना रखने के लिए टैक्स शुरू किया। क्या? नियमित सेना रखने के लिए टैक्स वसूलना शुरू किया। किसानों से उनकी उपज का 1/6 भाग, जिससे भाग कहा गया, कर के रूप में लिया जाता था। कारीगरों और व्यापारियों पर भी कर लगाया गया। महाजनपद में कर की बात करें तो कितना था? 1/6 था। पूछा जाता है कि महाजनपद काल में जो है कर कितना था? तो 1/6 था। और जो कर लगता था उसे क्या कहा जाता था? कर प्रणाली को। ये भाग था, 1/6 जो था ये भाग था। नेक्स्ट देखते हैं श्रेणी व्यवस्था की बात करें यानी कि गिल्ड्स का, तो व्यापारियों और शिल्पकारों ने अपने अपने संगठन बना लिए, जिन्हें श्रेणी कहा गया। क्या? व्यापारी और शिल्पकार जो थे अपने अपने संगठन बना लिए, जिसे श्रेणी कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख शक्तिशाली महाजनपद की बात करें, पावरफुल महाजनपद, तो इसमें है मगध, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। क्या? मगध जो है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। कौन? तो मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। कौशल, राजा प्रसेनजीत के नेतृत्व में प्रमुख राज्य बना। कौशल किसके नेतृत्व में बना था? तो राजा प्रसेनजीत के नेतृत्व में जो है प्रमुख राज्य बना और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उभरा मगध। वत्स की बात करें तो राजा उदयन के शासनकाल में प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र था वत्स। वत्स जो है राजा उदयन के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र था। अवंती की बात करें तो अवंती राजा प्रद्योत के अधीन मध्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी, भारत की बड़ी शक्ति थी। अवंती राजा प्रद्योत के अधीन मध्य भारत की बड़ी शक्ति थी। मगध साम्राज्य की उत्कर्ष की बात करें नेक्स्ट, तो राज ऑफ मगध, इसमें भौगोलिक लाभ की बात करें तो पहाड़ियों से घिरी सुरक्षित राजधानियाँ यानी कि राजगिरी और उपजाऊ गंगा के मैदान थे। यहाँ राजधानियाँ का अर्थ राजगिरी होता है। भौगोलिक लाभ, ये पहाड़ियों से घिरी हुई सुरक्षित राजधानियाँ थी और उपजाऊ गंगा के मैदान थे मगध के समय में। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो लोहे की खदानों, प्राकृतिक संसाधन में लोहे की खदानें हथियार बनाने के लिए, खदान किसके लिए थी? लोहे की हथियार बनाने के लिए। और जंगलों से हाथियों का उपलब्धता, जंगलों से हाथियों की उपलब्धता, ये सब प्राकृतिक साधन थे। लोहे के खदान जो है हथियार बनाने के लिए मिल गए थे और जंगल से जो है हाथियों की उपलब्धता हो गई थी। ये प्राकृतिक साधन के रूप में महाजनपद काल में थे। प्रमुख राजवंश की बात करें महाजनपद काल में तो इसमें प्रमुख राजवंश है, जैसे पहला है हर्यक वंश, बिंबिसार संस्थापक थे। अजातशत्रु उद्यान पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। हर्यक वंश में प्रमुख राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। इसमें अन्य शासक अजातशत्रु उद्यान थे और पाटलिपुत्र की स्थापना भी इसी हर्यक वंश ने किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना की बात करें तो शिशुनाग, कालाशोक, दूसरे बौद्ध संगीति जो है इसी समय हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। नंद वंश की बात करें तो इसमें महापद्मनंद, इसको सर्व छत्रांक कहा गया। घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। नंद वंश में कौन थे? महापद्मनंद, जो कि सर्व छत्रांक कहलाए और सब छत्रांतक कहलाए, और घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन थे। तत्कालीन शासक की बात करें, तत्कालीन शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की बात करें इसमें महाजनपद काल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, तो इसमें कर व्यवस्था, राजा बलि और भाग नामक कर कृषि का उपज का 1/6 वसूलते थे। कर व्यवस्था के रूप में दो था, बलि और भाग। क्या था? बलि और भाग, जो कि कृषि पर लगता था और उपज का जो है 1/6 हिस्सा होता था। क्या? उपज का 1/6। सिक्के की बात करें तो भारत के सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स इसी काल के हैं, जो कि चांदी और तांबे के थे। इससे पहले भी देखे हैं, इसी काल के थे जो चांदी और तांबे के थे आहत सिक्के। व्यापार श्रेणियों का विकास हुआ, सार्थवाह व्यापारी काफिलों के नेतृत्व करते थे।
नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक क्रांति यानी रिलीजियस रिवॉल्यूशन की बात करें महाजनपद काल में तो यह काल वैचारिक और धार्मिक रूप से भारी उथल पुथल का था। क्या था? भारी उथल पुथल हुआ। इसमें धार्मिक और वैचारिक रूप से ब्राह्मणवादी कर्मकांडों पशु बलि और कठोर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ समाज में असंतोष था। क्या था? ब्राह्मणवादी कर्मकांड पशु बलि और कठोर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ समाज में असंतोष था। इसी के परिणाम स्वरूप इस काल में 62 नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, जिनमें 2 सबसे प्रमुख थे। 62 नए धार्मिक संप्रदाय का उदय किस काल में हुआ था? तो महाजनपद काल में हुआ था, चूँकि इसमें ब्राह्मणवादी कर्मकांड और पशु बलि कठोर वर्ण व्यवस्था के समाज में एक असंतोष था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 62 नए धार्मिक संप्रदाय की उदय हुई, जिसमें कि 2 सबसे प्रमुख थे। कौन थे 2? वो थे बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया, जैन धर्म जो महात्मा स्वामी द्वारा प्रचारित किया गया था। इन धर्मों ने व्यापारिक वर्ग यानी वैश्य और शूद्रों को समाज में समानता का अधिकार दिया, जिन्हें भारी लोकप्रियता मिली। क्या? इन धर्मों ने व्यापारिक वर्ग यानी वैश्य और शूद्रों को समाज में समानता का अधिकार दिया, जिससे इसे भारी लोकप्रियता मिली थी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात करें तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष राज ऑफ मगध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अंत तक आते आते बाकी 15 महाजनपद पीछे छोड़ते हुए मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। मगध पर क्रमशः राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन किया था बताते हैं। जैसे कि 15 महाजनपद को पीछे छोड़ते हुए सबसे शक्तिशाली कौन बन गया था? तो ये मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया था। इस पर हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश ने हर्यक वंश की बात करें तो बिंबिसार इसके संस्थापक थे। अजातशत्रु उद्यन था जिसने पाटलिपुत्र को बसाया था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और इसके समय कालाशोक भी थे। नंद वंश ये महापद्मनंद थे। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था नंद वंश। क्या? भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था जिसे पद्मनंद कहा गया। घनानंद भी नंद वंश के थे। उसके बाद आए मौर्य वंश। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर अखंड भारत के मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य वंश की नींव कौन रखे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। मगध, अंग और वज्जी बिहार के जो क्षेत्र थे। क्या थे? बिहार के क्षेत्र थे मगध, अंग और वज्जी। चलिए देखते हैं अब 16 महाजनपद कौन कौन थे। उसमें फर्स्ट था मगध। क्या था? मगध जो है फर्स्ट था। इसकी राजधानी राजगिरी थी या गिरिब्रज। बाद में इसे पाटलिपुत्र कहा गया, राजगिरी या गिरिब्रज। वर्तमान स्थिति मगध की बात करती है पटना, गया और नालंदा जिला है जो कि दक्षिण बिहार का क्षेत्र है। वर्तमान स्थिति मगध का क्या है? पटना, गया, नालंदा जिला जो कि दक्षिण बिहार का क्षेत्र है। विशेषता की बात करें तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बिंबिसार और अजातशत्रु प्रसिद्ध राजा लोहे की खदानों के कारण सैन्य रूप से सबसे मजबूत हुए। क्या हुए? सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए। बिंबिसार और अजातशत्रु प्रसिद्ध राजा थे। लोहे के खदानों के कारण सैन्य रूप से ये बहुत मजबूत थे। कौन? तो मगध सबसे मजबूत हुए। उसकी दूसरी बात करें अंग है। दूसरा क्या है? अंग जो है इसकी राजधानी चंपा है। अंग की राजधानी चंपा। वर्तमान स्थिति की बात करें अंग की तो ये भागलपुर और मुंगेर जिला है जो कि पूर्वी बिहार का क्षेत्र है। क्या है? भागलपुर और मुंगेर जिला है जो कि पूर्वी बिहार का क्षेत्र है। विशेषता की बात करें इसकी तो विशेषता चंपा नदी के तट पर स्थित समुद्र मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। क्या? चंपा नदी के किनारे तट पर समुद्र मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। किसका? तो अंग का था। अंग की राजधानी चंपा थी। तीसरा देखते हैं वज्जी की बात करें तो ये वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वर्तमान स्थिति मुजफ्फरपुर, वैशाली और मिथिला क्षेत्र जो कि उत्तरी बिहार है। क्या है? वज्जी या ब्रिजी भी इसे कहा जाता है। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वर्तमान स्थिति मुजफ्फरपुर, वैशाली और मिथिला क्षेत्र था जो कि उत्तर बिहार का क्षेत्र था। वज्जी की विशेषता की बात करें तो इसमें कुल 8 कुलों का एक संघ था। वज्जी क्या था? 8 कुलों का एक संघ था। विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य यानी रिपब्लिक यहीं स्थापित हुआ था। क्या था? 8 कुलों का एक संघ था। विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य यानी रिपब्लिक यहीं स्थापित हुआ था। कहाँ? तो वज्जी में। नेक्स्ट देखते हैं अब काशी, कौशल और मल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसमें है काशी। फर्स्ट क्या है? काशी है। काशी की बात करें तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। वर्तमान स्थिति वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। काशी का वर्तमान क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश। वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र है। विशेषता की बात करें
तो विशेषता जो है वाराणसी का उत्तर सूती वस्त्र जो है यानी सिल्क, सूती वस्त्र को क्या सिल्क और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। शुरुआत में यह सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्या यह शुरुआत में सबसे शक्तिशाली राज्य था? कौन था सबसे शक्तिशाली राज्य? तो काशी था। इसकी राजधानी क्या थी? काशी की वैशाली थी। फिर देखते हैं कौशल क्या है। कौशल की बात करें तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। श्रावस्ती ऐसे ज़्यादा जाना जाता है। वर्तमान स्थिति कौशल की बात करें तो ये फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जो कि अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। क्या है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जो है अवध क्षेत्र का है जो कि उत्तर प्रदेश का है। और कौशल की विशेषता की बात करें, कौशल जनपद का कौशल जो है महाजनपद, उसकी विशेषता की बात करें तो इसमें राजा प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। क्या? इसके राजा प्रसेनजीत जो थे बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसी के समय दिए थे महात्मा बुद्ध सब जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। किसके समय? कौशल जो कि श्रावस्ती इसकी राजधानी है, वहीं श्रावस्ती में जो है बुद्ध जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे। छठा महाजनपद की बात करें तो ये मल है। क्या है? छठा महाजनपद मल है। मल की राजधानी कुशीनगर और पावापुरी है। क्या है? मल की राजधानी कुशीनगर और पावापुरी है। वर्तमान स्थिति मल की बात करें तो देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर जिला है जो कि उत्तर प्रदेश का है। मल की वर्तमान स्थिति देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर है जो कि उत्तर प्रदेश का है। और कुशीनगर पावापुरी इसकी राजधानी थी। मल की विशेषता की बात करें तो मल की विशेषता यह है कि यह एक गणतांत्रिक राज्य था। क्या था? मल गणतांत्रिक राज्य था। कुशीनगर में बुद्ध को और पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यही जो है मल, यही जो है कुशीनगर में जो कि कुशीनगर पावापुरी इसकी राजधानी है मल की, इसमें पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध को कुशीनगर में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दोनों की मोक्ष की प्राप्ति यहीं हुई थी। नेक्स्ट है वत्स, चेदी और कुरु जो कि मध्य और उत्तरी क्षेत्र है। क्या? मध्य और उत्तरी क्षेत्र है। इसमें वत्स की बात करें, सातवां महाजनपद है वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी है। वर्तमान स्थिति प्रयागराज, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर है जो कि उत्तर प्रदेश का है। इसकी राजधानी वत्स की थी। कौशाम्बी क्या थी? कौशाम्बी। और वर्तमान स्थिति क्या है? प्रयागराज जो कि इलाहाबाद कहलाता है। इलाहाबाद को प्रयागराज कहा गया है। और वर्तमान मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। और वत्स की विशेषता की बात करें तो इसमें विशेषता है कि यमुना नदी के तट पर स्थित प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ के राजा उद्यान अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। क्या? यमुना नदी के तट पर स्थित प्रमुख व्यापारिक केंद्र था इस समय वत्स में, और राजा यहाँ का उद्यान था जो कि अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। आठवां महाजनपद है चेदी। क्या है? चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी या शक्तिमती भी कहा जाता है। सुक्तिमती थी इसकी राजधानी चेदी की। वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। क्या है? चेदी की वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। चेदी की विशेषता की बात करें तो यह महाभारत काल में यहाँ का राजा शिशुपाल था। क्या है विशेषता? महाभारत का काल में यहाँ का राजा चेदी का राजा जो शिशुपाल था वो महाभारत में यहीं से था। और यह क्षेत्र यमुना नदी के मार्ग पर व्यापारिक लाभ उठाता था। क्या? यमुना नदी के किनारे पर था जो कि व्यापारिक मार्ग उठाता था चेदी। नौवां है महाजनपद कुरु। क्या है? कुरु है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। क्या है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु की वर्तमान स्थिति आधुनिक दिल्ली, मेरठ और थानेसर यानी हरियाणा में है थानेसर। आधुनिक राजधानी इंद्रप्रस्थ है। राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और कुरु की वर्तमान स्थिति आधुनिक दिल्ली, मेरठ और थानेसर जो कि हरियाणा में है। कुरु की विशेषता की बात करें तो यह महाभारत की मुख्य भूमि, कुरु जो है महाभारत की मुख्य भूमि था। इस काल में यहाँ के लोग अपनी बुद्धिमत्ता और उत्तम स्वास्थ्य के लिए जाने जाते थे। कुरु के लोग जो है अपनी बुद्धिमत्ता और उत्तम स्वास्थ्य के लिए जाने जाते थे और महाभारत में मुख्य भूमि रहा है कुरु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पंचाल, सुरसेन और मत्स्य जो है पंचाल, सुरसेन और मत्स्य जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान का क्षेत्र है। इसमें दसवां महाजनपद काल थे। महाजनपद 10वां थे। पंचाल की राजधानी अहिर क्षेत्र था जो कि उत्तरी पंचाल था, और काम्पिल्ले दक्षिणी पंचाल। पंचाल की राजधानी दो थी, उत्तरी पंचाल की अहिर क्षेत्र और दक्षिणी पंचाल का काम्पिल्ले था। और पंचाल की वर्तमान स्थिति बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पंचाल का वर्तमान स्थिति बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। और पंचाल की विशेषता की बात करें
तो पंचाल की विशेषता है कि शुरुआत में राजतंत्र था, बाद में संघ और राज्य बना। क्या? संघ और राज्य बना। यह क्षेत्र अपनी उच्च शिक्षा और दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था। क्या? अपनी उच्च शिक्षा और दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? पांचाल था। नेक्स्ट देखते हैं शूरसेन 11वां महाजनपद था शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। क्या? शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। शूरसेन की वर्तमान स्थिति मथुरा और ब्रजमंडल क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश में है। क्या है? मथुरा और ब्रजमंडल क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में ये शूरसेन की वर्तमान स्थिति है। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। शूरसेन की विशेषता की बात करें तो विशेषता यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। शूरसेन में यादव वंश का शासन था। राजा अवंतीपुत्र महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। क्या? अवंतीपुत्र जो थे, राजा अवंतीपुत्र, ये महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, वो यहीं से थे। नेक्स्ट है 12 नंबर महाजनपद, ये है राजधानी इसका विराटनगर है। मत्स्य का क्या? मत्स्य है 12वां नंबर का महाजनपद। इसमें राजधानी विराटनगर। वर्तमान स्थिति की बात करें मत्स्य की तो जयपुर, अलवर और भरतपुर जिला है जो कि राजस्थान में है। जयपुर, अलवर और भरतपुर जिला जो है राजस्थान का है। मत्स्य की विशेषता की बात करें तो इसकी स्थापना जो है विराट ने की थी। कौन? इसकी स्थापना विराट ने की थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास यहीं बिताया था। क्या? अज्ञातवास जो है यहीं बिताया था। महाभारत के अनुसार पांडव क्या किए थे? अज्ञातवास यहीं बिताया था। कहाँ? तो विराटनगर, जो कि किसकी राजधानी है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। नेक्स्ट है अवंती और अस्मक। मध्य भारत और दक्षिण भारत का क्षेत्र है। क्या? अवंती और अस्मक मध्य और दक्षिण भारत का क्षेत्र है। इसमें 13 नंबर का महाजनपद काल थे, जिसमें कि अवंती है 13 नंबर का। राजधानी उज्जैनी, उत्तरी अवंती, महिष्मती, दक्षिणी अवंती। क्या थी? अवंती की भी 2 राजधानी थी। उज्जैनी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। अवंती की वर्तमान स्थिति मालवा पठार और उज्जैन क्षेत्र का मध्य प्रदेश है। क्या? उज्जैन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का है। ये वर्तमान स्थिति है अवंती का। और अवंती की विशेषता की बात करें तो मगध का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी यहाँ के राजा चंद्र प्रद्योत थे। क्या? मगध का सबसे शक्तिशाली, सबसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी, मगध का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो यहाँ के राजा चंद्र प्रद्योत ने अपनी शक्तिशाली सेना के लिए प्रसिद्ध थे। चंद्र प्रद्योत जो थे अपनी शक्तिशाली सेना के लिए प्रसिद्ध थे, जो कि मगध का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। नेक्स्ट देखते हैं अस्मक। अस्मक या अस्सक भी कहा जाता है इसे। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। अस्मक की राजधानी पोतन या पोतली थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो गोदावरी नदी का क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र में है। क्या? गोदावरी नदी का क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र में है। अस्मक की विशेषता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। क्या? अस्मक जो है 16 महाजनपद में एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है अस्मक। विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। क्या? विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित था अस्मक, जो कि एकमात्र है 16 महाजनपद में एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। गंधार और कम्बोज क्षेत्र की बात करें, गंधार और कम्बोज भारतीय सीमा से बाहर यानी उत्तर पश्चिम में या उत्तर पश्चिम बात कर सकते हैं। ये गंधार जो है तक्षशिला क्या है? 15 का है। ये गंधार जो महाजनपद है इसकी राजधानी तक्षशिला थी। क्या? गंधार की राजधानी तक्षशिला। वर्तमान स्थिति की बात करें तो पेशावर और रावलपिंडी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है यानी अपने भारत से बाहर है। पेशावर और रावलपिंडी जो कि वर्तमान क्षेत्र है। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। और गंधार की विशेषता की बात करें तो विशेषता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था गंधार, जो कि प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। अंतिम है कम्बोज। कम्बोज जो है कम्बोज महाजनपद काल जो है इसकी देखें तो कम्बोज की राजधानी क्या थी? हाटक या राजपुर। क्या? कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर। वर्तमान स्थिति की बात करें कम्बोज का तो राजौरी और हजारा क्षेत्र। क्या? राजौरी और हजारा क्षेत्र जो कि कश्मीर का उत्तर पश्चिम और अफगानिस्तान का क्षेत्र है। राजौरी जो है कश्मीर का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है और हजारा अफगानिस्तान सीमा पर है। कम्बोज की वर्तमान स्थिति है ये, और कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर है। कम्बोज की विशेषता की बात करें तो यह क्षेत्र अपने उत्कृष्ट नस्ल के घोड़ों यानी बेस्ट ब्रीड हॉर्सेस और क्षेत्र श्रेष्ठ पशुपालन के लिए विख्यात था।
यह क्षेत्र जो है उत्कृष्ट नस्ल के घोड़ा और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। क्या? कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी। निष्कर्ष देखते हैं इसमें, जैसे कि महाजनपद काल की निष्कर्ष है कि धार्मिक क्रांति, इस काल में भारत में बौद्धिक और जैन धर्म का उदय हो गया था। धार्मिक क्रांति के रूप में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय इसी महाजनपद काल में हुआ। आर्थिक प्रगति की बात करें तो आहत सिक्कों यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स की शुरुआत भी हुई, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला महाजनपद काल में। साम्राज्यवाद का शुरुआत भी हुआ महाजनपद काल में। अंततः मगध ने अपने सभी महाजनपद को जीतकर भारत के पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या हुआ? मगध ने अन्य सभी महाजनपदों को जीतकर भारत के पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। महाजनपद में सबसे शक्तिशाली क्या था? मगध था। ये था महाजनपद काल की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसमें दी गई जानकारी आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।